हेलो बच्चों, आज हम इवोल्यूशन में थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन के लिए दो थ्योरीज दी गई थी। एक लैमार्क ने दिया था और एक डार्विन ने दिया था। ठीक है, तो आज हम पहले लैमार्क की थ्योरी को देखते हैं। लैमार्क की थ्योरी, जिसको हम लैमार्किज्म थ्योरी कहते हैं, गिवन बाय जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, ये इनका पूरा नाम है। वैसे तो हम लैमार्क भी कह देते हैं, बट जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क इनका पूरा नाम था। 1801 में 1801 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। और इस थ्योरी के चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चार मेन हेडिंग हैं। इसी को हम बारी बारी से समझेंगे और इन्हीं के आधार पर आप अपनी नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो लैमार्क ने क्या कहा था, कोई भी इवोल्यूशन हो रहा है या कोई भी न्यू स्पीशीज बन रही है तो उसके पीछे ये चार चीज़ें जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सबसे पहला न्यू नीड्स मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट या परिस्थितियाँ, सिचुएशन, कंडीशंस चेंज होती हैं, वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं भी चेंज होती हैं। न्यू नीड्स, हमेशा हमें नया कुछ नीड्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि आज के समय में हमारी नीड्स क्या है, हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये हमारी नीड नहीं थी, बट आज के समय में अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति को मोबाइल का जानकारी होना चाहिए, हर व्यक्ति को टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। तो यही क्या है, समय के साथ साथ हमारी नीड्स जो है चेंज होती हैं, न्यू नीड्स होती हैं। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, हम किसी ऑर्गन का यूज ज़्यादा करते हैं, किसी ऑर्गन का यूज कम करते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, जो भी एक्वायर करेक्टर होंगे, यानी जो करेक्टर हम अपनी लाइफ टाइम में अचीव करते हैं उसको एक्वायर करेक्टर कहते हैं। जो करेक्टर लेकर हम पैदा हुए थे वो उसे हम जेनेटिक करेक्टर कहते हैं, और लाइफ टाइम में जो करेक्टर हम सीखते हैं उसे हम एक्वायर करेक्टर कहते हैं। और इन तीनों के बाद फिर लास्ट में एक नई स्पीशीज बन जाती है जिसको हम बोलते हैं स्पेशिएशन। अब हम एक वन बाई वन को समझते हैं। न्यू नीड्स, देखिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लैमार्क ने जिराफ का दिया था। जिराफ को ऐसा माना जाता था कि जिराफ पहले छोटी गर्दन वाले थे, उनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं होती थी जैसे आज दिख रही है। अभी हम जिराफ को देखते हैं, उनकी गर्दन बहुत लंबी होती है और आगे वाले पैर उनके पिछले पैर से बड़े होते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो पहले जिराफ थे वो एकदम गधों और घोड़ों के जैसे थे। जैसे घोड़े की गर्दन इतनी लंबी नहीं होती, वैसे जिराफ की गर्दन भी इतनी लंबी नहीं थी। और वो ग्रास वगैरह, हर्ब, शब्स ये सब खाते थे, और प्लांट की भी जो लोअर लीव्स होती थी, नीचे नीचे जो पत्तियां रहती थी, उसको ऐसे खा लेते थे। ठीक है, लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई। इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने से जो भी वो खाते थे, ग्रास वगैरह सारी जो है खत्म हो गई। अब क्या हुआ कि उन्हें जीवित रहना था, जीवित रहने के लिए वो भाई खाने के लिए तो प्रयास करेंगे ना कुछ, तो वो लंबे ट्रीज की लीव्स खाने का प्रयास करने लगे। अब पत्तियां ऊपर थी तो उन्होंने अपनी आगे वाले पैर और अपनी गर्दन का ज्यादा यूज किया। अपनी गर्दन को ऐसे उठाते थे। क्यों? क्योंकि उनको लीव्स चाहिए थी खाने के लिए। जीवित रहना है तो, सर्वाइव करना है तो प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो वही है कि न्यू नीड्स, उनकी आवश्यकता चेंज हुई। पहले उनकी आवश्यकता ये नहीं थी कि वो अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं और जो है लीव्स को खाने का प्रयास करें। उनकी आवश्यकता जो है, जो भी उनका खाना पीना था, वो ग्रासेस वगैरह से पूरा हो जाता था। लेकिन इन्वायरमेंट के हिसाब से नई आवश्यकताएं आई, न्यू नीड्स हुआ। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, दूसरा वो क्या कहते हैं। एक पहले आप जिराफ का इमेज देखिए, कैसे हमारे जो है प्रीवियस अर्ली जिराफ कैसे होते थे। आप देख रहे हैं हॉर्स के जैसे थे और इनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी। और आगे चल के फिर जब इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई तो इनकी गर्दन लंबी हो गई और ये ट्रीज खा रहे हैं, ट्रीज की लीव्स खा रहे हैं। जो जिराफ ट्रीज की लीव्स खाने लगे वो सर्वाइव कर पाए, वो जीवित रह पाए। और जो ट्रीज की लीव्स नहीं खा पाए वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो ग्रास ही ढूंढ रहे हैं और ग्रास तो खत्म हो चुकी है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा लैमार्क ने कहा कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, मतलब जिस ऑर्गन का हम ज्यादा यूज करेंगे वो ऑर्गन अधिक डेवलप होगा, और जिस ऑर्गन का यूज हम नहीं करेंगे, कम करेंगे, वो ऑर्गन धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। और हो सकता है आने वाली जनरेशन में 100 साल या आप कह सकते हैं 100 जनरेशन के बाद या 500 जनरेशन के बाद कभी ना कभी आगे आने वाली पीढ़ी में वो ऑर्गन धीरे धीरे विलुप्त भी हो सकता है, जिसका हम यूज करना छोड़ देंगे। ठीक है, जैसा इसको भी हम जिराफ से ही समझ सकते हैं। जिराफ ने अपनी गर्दन का और आगे वाले पैर का यूज ज्यादा किया, तो उसकी आने वाली पीढ़ी में उसकी गर्दन आप देख रहे हैं लंबी होती गई और उसके आगे वाले पैर भी लंबे होते गए। यानी जिस ऑर्गन का यूज हमने करना ज्यादा शुरू किया वो ऑर्गन अधिक डेवलप होगा, और जिस ऑर्गन का यूज हम कम करते जाएंगे उसका डेवलप भी कम हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं
कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जिम जाते हैं, अपनी मसल्स का यूज़ बहुत करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, अपनी मसल बिल्डअप करते हैं, अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं, तो क्या होता है उनकी मसल्स ग्रो होने लगती है, उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, उसका विकास ज़्यादा होता है। जिस ऑर्गन का यूज़ हम नहीं करेंगे वो ऑर्गन धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त होने वाले ऑर्गन, एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनके पास टेल थी, उनके पास पूंछ थी, क्योंकि वो पूंछ का यूज़ करते थे, इस ब्रांच से कूदना है, उधर जाना है, इधर जाना है, अपनी पूंछ से ब्रांच पे लपेट लेते थे, है ना। लेकिन बाद में वो यही सारा काम अपने हाथों से करने लगे, दो पैरों पे खड़े हो गए, दो हाथों से पकड़ने का काम करने लगे, तो पूंछ हो गई फ्री, मतलब टेल का यूज उन्होंने करना छोड़ दिया। तो धीरे धीरे कुछ लोगों में टेल विलुप्त हो गई, जैसे अब हमारे अंदर टेल नहीं है। ओके, वो उसमें आ जाता है, कौन से कैरेक्टर में आ जाता है, अवशेषी अंग हो गया है। कैसा अंग है, अवशेषी अंग है। ठीक है, तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन हो गया। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यहीं पर लैमार्क ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसको बिलीव नहीं किया जा सकता। यहाँ तक तो ये दोनों चीज़ें तो उनकी बिल्कुल सही थी, सही पाया गया कुछ केसेस में, लेकिन जब लैमार्क ने कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, मतलब जो एक्वायर करेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। एक्वायर करेक्टर का मतलब होता है कि जो करेक्टर हमने अचीव किया, जो हमने प्राप्त किया, पैदा होने के बाद, जन्म लेने के बाद जो हमने सीखे, वो एक्वायर करेक्टर है। और जेनेटिक करेक्टर वो है जो हम लेकर पैदा हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक्वायर करेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, मतलब कि अगर आपने पढ़ लिख कर मेहनत करके आप डॉक्टर बने, तो आपका बच्चा तो पहले से ही डॉक्टर बनना बनाया पैदा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लैमार्क, है ना। क्योंकि जो करेक्टर आप एक्वायर करते हैं, जो आप सीखते हैं, वो अगली पीढ़ी में चला जाता है। लैमार्क का ऐसा मानना था, ठीक है, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। यानी इनके कहने का मतलब है कि अगर एक पहलवान है तो पहलवान का बच्चा पहलवान ही होगा। ठीक है, जिसको वीजमान नामक साइंटिस्ट ने रॉन्ग प्रूव किया था। वीजमान नामक साइंटिस्ट ने अपनी एक प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया था कि ऐसा नहीं होता। एक्वायर करेक्टर इनहेरिटेंस नहीं होते, जेनेटिक करेक्टर इनहेरिटेबल होते हैं। जो करेक्टर हमारे डीएनए में होते हैं, जीन में होते हैं, वही करेक्टर आ जाते हैं। तो माता पिता से हमें क्या करेक्टर मिलता है, हमारे आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, स्किन का कलर, बालों का कलर, हाइट, ये सारे करेक्टर हमको अपने माता पिता से मिल सकते हैं, है ना। अब ये थोड़ी ना कि आपके माता पिता डॉक्टर थे तो आप बने बनाए आला वाला लगा के पैदा होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक्वायर करेक्टर कभी नहीं जाते, वरना तो जो है पुलिस का बच्चा पुलिस ही पैदा हो, पहलवान का बच्चा पहलवान ही पैदा हो जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, और इसको कई एग्जाम्पल से हम रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि ये आप एक इमेज देखिए, ये एक बॉडी बिल्डर है। ठीक है, ये बॉडी क्या इसने जो है जन्म से बनाई है? नहीं, जन्म के बाद इसने अपनी मसल्स पर मेहनत किया होगा, एक्सरसाइज किया होगा, तब जाके उसकी ऐसी बॉडी बनी होगी। यानी ये एक एक्वायर करेक्टर है। तो अगर ये एक्वायर करेक्टर है और लैमार्क कह रहे हैं कि एक्वायर करेक्टर इनहेरिटेबल होते हैं, तो क्या इसका बच्चा इस तरीके से जन्म लेगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। बच्चा तो वैसे ही कमजोर सा, छोटा सा, नन्हा सा पैदा होगा। हाँ, आगे चल के वो अगर अपनी मसल्स पे काम करता है, एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है, तो हो सकता है वो अपने फादर की तरह बॉडी बिल्डर बन जाए, लेकिन बना बनाया पहले से बॉडी बिल्डर नहीं होगा। दूसरा, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। जैसे म्यांमार में एक ट्राइब है जो अपने गर्दन में इस तरीके की रिंग्स पहन के रखते हैं। दिख रहा है ना आपको? ये क्या करते हैं, ये जैसे इनका जन्म होता है, 5 साल के बच्चे होते नहीं कि वो गले में अपने रिंग डालने लगते हैं, और धीरे धीरे हर ईयर टू ईयर अपनी ये रिंग को रिप्लेस करते जाते हैं, इसकी साइज को बढ़ाते जाते हैं अपनी गर्दन को लंबी करने के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी बच्चा इनका नहीं जन्म लेता जो जिसकी गर्दन ऑलरेडी पहले से लंबी हो, है ना। इन्होंने अपनी गर्दन को लंबी करने के लिए ऐसे रिंग पहनी, लेकिन इनके बच्चों में ऐसा करेक्टर नहीं देखा गया। ये एक एक्वायर करेक्टर ही, इनहेरिटेबल नहीं है। एक और भी बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हम अपने जो है लाइफ स्टाइल में देखते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में ऑल फीमेल्स, जितनी भी लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, वो अपने नाक कान छिदवाती हैं। ठीक है, ये एक एक्वायर करेक्टर है। आप जन्म से ये करेक्टर नहीं है, आपका जन्म होता है, उसके बाद आप जब थोड़े बड़े होते हैं तो आप अपने नाक कान छिदवाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई लड़की नहीं पैदा होती जिसके पहले से नाक कान छिदे हों। ठीक है, यानी इससे प्रूव होता है कि एक्वायर करेक्टर इनहेरिटेबल नहीं हो सकते। यहीं पर लैमार्क बिल्कुल गलत प्रूफ हो गए। और वीजमान नामक साइंटिस्ट तो इनके महाविरोधी थे। उन्होंने तो पूरा एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया। कैसे एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने एक माउस लिया, ठीक है, एक चूहा लिया, ये देखिए, एक चूहा ले लिया वीजमान ने, और एक और चूहा ले लिया,
कैसे इसको गलत प्रूव किए थे देखते हैं। और दोनों की पूंछ काट दी, ये रही कैंची, दोनों की पूंछ इन्होंने उड़ा दी, दोनों चूहों की पूंछ काट दी और इनकी करा दी शादी। अब इनके जो बच्चे पैदा होंगे उनको ऑब्जर्व करेंगे, भाई इन दोनों की पूंछ काट दी है और इनकी शादी हो गई, और इनके जो बच्चे होंगे उसको लेमार्क ने देखा कि बच्चों में तो पूंछ है, ये लो बच्चा तो पूंछ के साथ पैदा हुआ, ठीक है। फिर ऐसा वो करते गए लगभग 21 जनरेशन तक, 21 पीढ़ियों तक वो चूहे की पूंछ काटते गए। जैसे ही चूहा पैदा होता उसकी पूंछ काट देते, फिर उसके बच्चे को देखते हैं कि इसका बच्चा कैसा पैदा हुआ, उसका बच्चा भी पूंछ वाला पैदा हुआ, उसकी भी पूंछ काट दी, फिर उसका बच्चा पैदा हुआ, उसकी भी पूंछ काट दी। ऐसा वो करते गए कितनी जनरेशन तक, 21 पीढ़ियों तक करते गए। और उन्होंने कहा देखिए अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेबल होते तो किसी पीढ़ी में तो हमें बिना पूंछ वाला चूहा मिलना चाहिए था, किसी भी जनरेशन में हमें बिना पूंछ वाला चूहा नहीं मिला, जबकि हम उसको एक एक्वायर्ड कैरेक्टर दे रहे हैं, उसकी पूंछ हम काट रहे हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब कि जो जन्म के बाद हम लाइफ टाइम में अचीव करते हैं वो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, जो जन्म से लेकर हम पैदा होते हैं वो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ से ये चीज प्रूव हो गया। ये इसका एक फिगर देख लीजिए आप, ये देखिए इस तरीके से जो है माइस की जनरेशन, हर जनरेशन में हर पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी पूंछ काटते गए, लेकिन किसी भी जनरेशन में 21 पीढ़ियों तक उन्हें कभी भी टेल लेस चूहा नहीं मिला। तो इससे ये प्रूव होता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेबल नहीं होते, जेनेटिक कैरेक्टर इनहेरिटेबल होते हैं। लास्ट में उन्होंने कहा कि जब ये तीनों चीज़ें एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप होती हैं, हमारी नीड्स चेंज होती है, हम यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन करते हैं, किसी अंग का यूज़ ज़्यादा करते हैं, किसी अंग का यूज कम करते हैं, इनहेरिटेबल ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और इस तरीके से जो कैरेक्टर हम एक्वायर करते हैं, अचीव करते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब वो नई पीढ़ी में जाएंगे तो एक नई स्पीशीज का निर्माण कर लेंगे, स्पेशिएशन हो जाएगा, मतलब एक नई प्रजाति, नई स्पीशीज बन जाती है। तो ये लेमार्क के अकॉर्डिंग था, लेमार्क का कहना था कि इस तरीके से नई जातियां बनती हैं। इसमें इनकी ये दोनों बातें काफ़ी हद तक सही हैं कि हाँ नीड्स चेंज होती हैं, न्यू नीड्स आती हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करते हैं, जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे हम अपने आप को चेंज करते हैं। जिस अंग का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं वो अंग ज़्यादा डेवलप होगा, जिसका यूज़ हम कम करेंगे वो डिसयूज होगा। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपने ब्रेन का यूज़ ज़्यादा करो, पढ़ाई करो, है ना, ब्रेन का यूज़ करोगे तो आपका IQ बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उन्होंने बताया कि जो भी कैरेक्टर हम अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, जो भी प्राप्त करते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और इस तरीके से फिर नई जाति का निर्माण हो जाता है, एक न्यू स्पीशीज, एक नई प्रजाति धरती पर बन जाती है, ठीक है। तो ये लेमार्क की थ्योरी है, और बहुत बड़ा इसमें नहीं लिखना है, आपको ये चारों हेडिंग याद रखनी है, और हर हेडिंग के बारे में एक एक दो दो लाइन लिख लेना है। दिस इज ऑल अबाउट लेमार्क। और लेमार्क के बाद, इनके 50 साल के बाद, लेमार्क की थ्योरी के दिए जाने के 50 ईयर के बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, डार्विन, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डार्विन की थ्योरी को स्टडी करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।